लेकिन इस मार्ग की दीवार पर, जहां से जुआघर में जुआरियों की कोई स्पष्ट दृष्टि रेखा नहीं थी, राघव ने 3 बार दबाया। दीवार में अचानक एक दरवाजा खुल गया। यह पत्थर का दरवाजा दीवार में बिना किसी जोड़ के मिला हुआ था। अगर आप ध्यान से देखते भी तो इसे खोले बिना आप बता नहीं पाते कि यह मौजूद है। एक बार जब वह अंदर चले गए तो पत्थर का दरवाजा तुरंत बंद हो गया। उनके सामने का रास्ता नीचे की ओर जारी रहा। अपने कंधे पर ब्लड ड्रिंकर के साथ राघव भूमिगत मार्ग से आगे बढ़ते रहे। तुम फुस। ब्लड किल हॉल का एक शिष्य अभी अभी आगे से बाहर निकल रहा था जब उसने राघव को देखा। उसे एक शब्द भी निकालने का मौका नहीं मिला और वह मारा गया। एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ बस यूं ही गिर गया। कौन है? इस गड़बड़ी ने तुरंत एक अलार्म का कारण बना और काफी लोग मार्ग के गहरे हिस्से से बाहर आए। राघव ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी उंगली से इशारा किया। बिजली के तीर निकले। उन ब्लड किल हॉल के शिष्यों में इस संकीर्ण मार्ग के भीतर बचने की कोई क्षमता नहीं थी। वे सभी उड़ा दिए गए। तुम सब बस पीछे से लोगों पर गुप्त हमला करने में सक्षम हो। आमने सामने की लड़ाई में तुम सिर्फ सुअर हो, राघव ने उपहास किया। अचानक एक भयंकर आकाशीय हवा ने राघव पर हमला किया। यह हमला एक किंग से आया होगा। स्प्लिट द हेवंस 3। धमाका। भूमिगत मार्ग ढह गया। एक उन्मादी ऊर्जा फटी हुई जमीन के माध्यम से दहाड़ उठी और यह अज्ञात था कि ब्लड किल हॉल के कितने विशेषज्ञ ये जाने बिना ही मारे गए कि क्या हो रहा था। जमीन के अचानक फटने और शक्तिशाली आभाओं ने ग्रैंड एक्साइज सिटी के सभी लोगों को चौंका दिया। क्या हो रहा है ये देखने के लिए अनगिनत विशेषज्ञ दौड़ पड़े। खंडहर फट गए और ब्लड किल हॉल का एक किंग बाहर निकला। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक बिजली का तीर उसके शरीर से टकराया जिससे वो फट गया। अचानक रोशनी का एक बोल्ट राघव की पीठ की ओर घुसा। जहां तक राघव की बात है, वो अभी भी ब्लड ड्रिंकर को अपने कंधे पर टिकाए खड़े थे। ठीक इसी क्षण हरे रंग के शल्कों से ढके एक हाथ ने उनकी पीठ के लिए लक्ष्य बनाई गई तलवार को पकड़ लिया। ब्लड किल हॉल के किंग का चेहरा बदल गया। उसने कई बार खींचा लेकिन अपनी तलवार वापस लेने में असमर्थ रहा। अचानक उसकी तलवार चकाचौंध भरी रोशनी से चमकने लगी। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस यहां खड़ा रहूंगा और तुम्हें अपना किंग आइटम सक्रिय करने दूंगा? राघव ने उपहास किया। ब्लड ड्रिंकर से वार किया और किंग को मार डाला। ब्लड ड्रिंकर के वार करने के बाद किंग का शरीर भी नहीं बचा। सच कहूं तो राघव की यह चाल बहुत बुरी थी। उन्होंने जानबूझकर किंग को निराशा में धकेल दिया और फिर उसे अपना किंग आइटम सक्रिय करने का समय दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, राघव ने हमला कर दिया, जिससे किंग को यह पता ही नहीं चला कि उसे जारी रखना चाहिए या अपना हथियार छोड़कर भाग जाना चाहिए। अपने अनिर्णय में फंसकर वो आसानी से मारा गया। इस समय अनगिनत विशेषज्ञ आसपास खड़े थे, राघव को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने ग्रैंड एक्साइज सिटी में लड़ने की हिम्मत की। क्या उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी? यह जानना जरूरी था कि ग्रैंड एक्साइज सिटी में बल का प्रयोग करना वर्जित था। यहां तक कि उड़ान की भी अनुमति नहीं थी। जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि राघव साफ तौर पर शुरुआती फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में थे, लेकिन उन्होंने एक किंग को इतनी आसानी से और बिना पलक झपकाए मार डाला था। नीचे के रून्स फट गए और एक दयनीय आकृति बाहर निकली। वह एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग था जिसकी आभा अत्यधिक अशांत रूप से उमड़ रही थी। एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ। जो विशेषज्ञ खींचे चले आए थे वे हैरान थे। एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ एक हॉल स्तर का विशेषज्ञ था, लेकिन संप्रदायों के बाहर लोग उन्हें उनके क्षेत्र के अनुसार बुलाते थे। इन लोगों को यह देखकर झटका लगा कि इस विशेषज्ञ की आभा अत्यधिक तीव्रता से ऊपर नीचे हो रही थी। ओह, मुझे बहुत अफसोस है। लगता है मैंने आपकी एकांत साधना में बाधा डाल दी। मेरी हार्दिक क्षमा। राघव ने उस विशेषज्ञ की आभा को देखकर बिना किसी ईमानदारी के माफी मांगी जो नियंत्रण से बाहर लगातार कूद रही थी। राघव फुस। वो बुजुर्ग ये देखकर चौंक गया कि ये राघव था और वो सीधे खून खांसने लगा।
वह एक बाधा पर हमला करते हुए एकांत साधना में था जब राघव के हमले ने उसे परेशान कर दिया था। उसकी ध्यान की अवस्था से जबरन बाहर निकाले जाने से उसका साधना आधार लगभग उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। वो लगभग मर गया था। मरो। ब्लड किल हॉल के सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ ने दहाड़ लगाई और अपनी तलवार को आकाश में घुसा दिया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज निकली क्योंकि उसने अपनी तलवार को राघव पर काटा। राघव सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार ब्लड रिंकर को बाहर निकाला और एक विशाल कृपांशवी जारी की। इस समय उसके पास ड्रैगन टाइगर हेवनली एक्सप्लोजन पिल का प्रभाव नहीं था और वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के खिलाफ नुकसान में होता। लेकिन उसने ब्लड किल हॉल के गढ़ पर अकेले हमला करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ और था। राघव ने लगातार दर्जनों कृपांशवियां निकाली जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ की तलवार से टकराई। आसमान हिला देने वाले विस्फोट गूंज उठे। विशेषज्ञ की तलवार के सिर्फ एक वार ने उसकी सभी कृपांशवियों को तोड़ दिया, लेकिन उनकी शक्ति के कारण सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ की बंधन शक्ति फीकी पड़ गई और राघव ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ दहाड़ा, तुम कमीने लड़के, मैं तुम्हें अंग अंग करके फाड़ दूंगा। उसके बाल खड़े थे, उसकी आंखें लाल थी और वो पागल लग रहा था। उसे अपने शरीर के अंदर की अशांत आध्यात्मिक युवान को दबाना था, साथ ही राघव से लड़ना था। उसकी शक्ति अपने चरम के 1/3 से भी कम थी और उसकी आभा नियंत्रण से बाहर थी, इसलिए वो अपने प्रतिद्वंदी को बांध नहीं पा रहा था। अगर एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ अपना जबरदस्त दबाव जारी करता तो राघव जैसा फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य खुद को हिलने डुलने में असमर्थ पाता और तुरंत मारा जाता। लेकिन अब उसे राघव का मुकाबला करने में काफी प्रयास करना पड़ रहा था। सबसे नफरत की बात यह थी कि जिस नाजुक क्षण में वो अगली बाधा पर हमला कर रहा था, ठीक उसी समय चौंक जाने के कारण उसकी आभा पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई और संकेत थे कि ये नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। राघव ने ताना मारा, बूढ़े मूर्ख, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? तुम्हारे ब्लड किल हॉल ने मुझे कई सालों से निशाना बनाया है, लेकिन क्या मैंने कभी इस तरह चिल्लाया? थोड़ा बड़ा बनो। मैंने जो कुछ किया वह इस बार पहल करके तुम पर पहले हमला करना था। राघव पहले ही बता सकता था कि इस बुजुर्ग के साथ क्या हो रहा था। वो मूल रूप से भागने की सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसने प्रतिद्वंदी को दूर रखने के लिए बार बार कृपांशवियां जारी की। सीधे मुकाबला करने से इनकार करते हुए वो बचते हुए लगातार सेबर क्यूआई भेजता रहा। भीड़ में कई लोगों ने कुछ सुरागों से पूछा, वो ब्लड किल हॉल से है। ब्लड किल हॉल ने वास्तव में ग्रैंड एक्साइज सिटी के भीतर रहने की हिम्मत की। क्या वे मारे जाने की कोशिश कर रहे हैं? 1800 साल पहले ब्लड किल हॉल ने ग्रैंड एक्साई के राजकुमारों में से एक की हत्या कर दी थी। उस समय ग्रैंड एक्साई ने घोषणा की थी कि उनके क्षेत्र में पाए गए किसी भी ब्लड किल हॉल के व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जाएगा। राघव और सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ इतने तेज थे कि उन्हें नंगी आंखों से ट्रैक करना लगभग असंभव था। ब्लड किल हॉल के विशेषज्ञ की चालें परिष्कृत, घातक और चालाक थी। कई बार वह राघव के अंधे बिंदु से अचानक हमला करता, जिसने दर्शकों के दिल को कांपा दिया। एक अन्य सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ ने आह भरी, हालांकि ब्लड किल हॉल शर्मनाक लोगों का समूह है, उनकी हत्या कला वास्तव में सर्वोच्च है। भले ही वह सीधे लड़ रहा हो, उसके पास ऐसी चालाक चालें हैं जो किसी को भी असावधान पकड़ सकती हैं और मार सकती हैं। जितने भी लोग देख रहे थे वे प्रभावित थे। हत्यारों की चालें साधारण लोगों से अलग और जानलेवा थी। राघव ने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक से उनकी तेज चालों को चकमा दिया। उसके चारों ओर बिजली के रुण घूमते थे क्योंकि वह जानलेवा वारों से बस बाल बाल बचता रहा। काफी लोग पसीने से तर होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राघव एक ब्लेड की नोक पर नाच रहा हो। लेकिन राघव का भाव उदासीन था। उसकी आंखों में डर या घबराहट का जरा सा भी निशान नहीं था। वो हवा और पानी की तरह सुचारू रूप से आगे पीछे हमला और रक्षा कर रहा था। ब्लड किल हॉल विशेषज्ञ दहाड़ा, क्या तुम्हें सिर्फ भागना आता है? उसने कई बार हमला किया, लेकिन राघव कुशलतापूर्वक बच निकला।
उसने प्रत्यक्ष मुकाबला करने से इनकार कर दिया, जिससे वो क्रोधित हो गया। वह जानता था कि आज उसका अंत हो सकता है। ब्लडकिल हॉल का गुप्त गढ़ खुल चुका था और ग्रैंड एक्साई के साथ उनकी दुश्मनी को देखते हुए भागना मुश्किल होगा। लेकिन मरने से पहले उसकी एकमात्र इच्छा राघव को मारना और ब्लडकिल हॉल के लिए असीम क्षमता वाले संकट को हटाना था। ब्लडकिल 19 के विफल होने और राघव द्वारा मारे जाने की खबर पहले ही मुख्यालय तक पहुंच चुकी थी। राघव अब उनका नंबर 1 लक्ष्य था। इस गुप्त गढ़ का उद्देश्य ग्रैंड एक्साई की गतिविधियों पर नजर रखना था। ब्लडकिल हॉल लोगों की हत्या करने के अलावा जानकारी भी बेचता था। जानकारी बेचना भी उनका महत्वपूर्ण व्यवसाय था, क्योंकि किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए उसकी स्थिति, कल्टीवेशन आधार, ताकत और आदतों को जानना आवश्यक था। ब्लडकिल हॉल के हत्यारे होशियार थे। उन्होंने खुद को शाही राजधानी में स्थापित किया और राघव को छोड़कर सैकड़ों सालों तक किसी को भी उनका एहसास नहीं हुआ। राघव ने कोसते हुए कहा, क्या तुम्हारा कोई चेहरा बचा है? तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ हो और फिर भी मुझ पर हमला कर रहे हो, जो महज फाउंडेशन फोर्जिंग नौसिखिया है। जन्म से ही शर्मनाक है। दूर के दर्शक उसे अजीब तरह से देख रहे थे। साथ ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के चेहरे पर लाचारी का भाव था। ब्लडकिल हॉल के हत्यारे किसी भी सीमा की परवाह नहीं करते थे। यही कारण था कि उन्हें घृणा की जाती थी। इस समय बैंगनी वस्त्रों में एक सुंदर आदमी विशेषज्ञों के एक समूह के साथ सुरक्षित रूप से लाया गया। वो लगभग 25 साल का था और राघव की तीव्र लड़ाई को देख रहा था। उस आदमी के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था। सौरभ ने सिर हिलाया और कहा, जरूरत नहीं है, थोड़ी देर देखते हैं। मुझे इस राघव में बहुत दिलचस्पी है। सौरभ ग्रैंड एक्साई का 8वां राजकुमार था। उसके आसपास अंगरक्षक थे, जिनमें से 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। उनके बगल में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग खड़ा था। वो ध्यान में आंखें बंद करके खड़ा था। सौरभ ने आदरपूर्वक पूछा, मास्टर, आप इस राघव के बारे में क्या सोचते हैं? बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में किसी प्रकार की आदिम ऊर्जा थी। उन्होंने राघव की आकृति को देखा। धीरे धीरे उनकी धुंधली आंखों में साफी आने लगी। उन्होंने कहा, मैं उसे देख नहीं सकता। फिर उन्होंने आखिरी बात कही, उसे नाराज न करने की पूरी कोशिश करना। सौरभ और अंगरक्षक चौंक गए। ये बुजुर्ग उनका ताओ संरक्षक, दाओ प्रोटेक्टर था, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। फिर भी वह राघव का मूल्यांकन करने में असमर्थ था और अंत में उसने उन्हें उसे नाराज न करने के लिए भी कहा। सौरभ ने कहा, मास्टर। बुजुर्ग की आंखें अभी भी बंद थी। उन्होंने कहा, दुनिया के अनगिनत अस्तित्व स्वर्गीय ताओं के भीतर मौजूद है, लेकिन कुछ अस्तित्व ऐसे हैं जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती। सौरभ का दिल हिल गया और उसने झुककर कहा, शिष्य समझ गया। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और आगे नहीं बोला। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और उसके पास थोड़ी सी भी आभा नहीं थी। इस बीच राघव सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ से लड़ रहा था। हवा में एक सुंदर आकृति दिखाई दी। सौरभ खुद को माथा सिकोड़ने से नहीं रोक सका। वो यहां क्यों आएगी? जैसी राघव ब्लडकिल हॉल के सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ से लड़ रहा था, हवा में एक महिला दिखाई दी। उसके रंगीन चोगे उसके चारों ओर तैर रहे थे, जो परिष्कार की एक हवा से भरे हुए थे। उसकी आंखें चमकीली और दांत सफेद थे। भौहें सुडौल और होंठ चेरी जैसे थे। वो निश्चित रूप से एक बेहद खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसके होंठ थोड़े पतले थे और हल्के से ऊपर की ओर उठे हुए थे। सतह पर वह एक शक्तिशाली, हठी महिला की तरह दिखती थी। इसके अलावा उसके पास एक तरह का अंतर्निहित बड़प्पन और अहंकार था। उसकी कमर पर एक साधारण लेकिन बहुरंगी तलवार म्यान में थी। उसकी शक्तिशाली आभा ने दिखाया कि वह एक लेट फाउंडेशन फोर्जिंग एक्सपर्ट थी। उन्हें काफी देर लग गई। राघव तुरंत चिल्लाया, छोटी बहन, कृपया मेरी मदद करो। मैंने ब्लडकिल हॉल के इस गढ़ को ढूंढने के लिए ग्रैंड एक्साई के लिए इतनी मेहनत की। तुम्हें पता होना चाहिए, इसे ढूंढने के लिए मैंने 30 साल पहले ही पूरी ताकत से उनके निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया था, और मेरा सारा कठिन काम आखिरकार आज फल लाया है। छोटी बहन, जल्दी करो,
इस बेशर्म ठग को पकड़ो। राघव ने ग्रैंड एक्साइज सिटी में लड़ने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि जब वो ध्रुवेश के साथ पी रहा था तो उसने ग्रैंड एक्साइज से संबंधित कई बातें सीखी थी। उसने उसी समय ब्लड किल हॉल के साथ ग्रैंड एक्साई की दुश्मनी के बारे में जाना था और आखिरकार ये ग्रैंड एक्साई के भीतर आम लोगों के बीच कोई रहस्य नहीं था। इसलिए ये जानते हुए भी कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के उपस्थित होने की संभावना है, वह डरा नहीं था। भले ही वो उन्हें हरा न सके, वो भाग सकता था। जब तक वो बड़ी सड़कों पर पहुंच जाता, उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि ग्रैंड एक्साई उसे नजरअंदाज कर देगा। अब इस महिला के पहनावे और हाव भाव को देखकर वो जानता था कि वह निश्चित रूप से शाही परिवार से है। कौन है तुम्हारी छोटी बहन? मैं ग्रैंड एक्साई की 17वीं राजकुमारी अनुराधा हूं। उसने थोड़ी चिढ़ के साथ भौहें सिकोड़ी। ये महत्वपूर्ण नहीं है। छोटी बहन राजकुमारी, जल्दी से उसे रोको। मैं ज्यादा देर संभा नहीं सकता। क्या ग्रैंड एक्साई एंशिएंट नेशन किसी ऐसे व्यक्ति को देखने को तैयार है जिसने ब्लड किल हॉल के हाथों महान राष्ट्रीय योगदान दिए हों? मेरी मौत कोई मायने नहीं रखेगी, लेकिन ग्रैंड एक्साई के न्याय का क्या? क्या मेरी मौत ग्रैंड एक्साई के सम्मान पर एक ऐसा दाग नहीं बन जाएगी जिसे कभी धोया नहीं जा सकता? राघव ने चिल्लाया क्योंकि उसने ब्लड किल हॉल के विशेषज्ञ के हमलों से बचाव किया। तुम ठीक है, मैं तुम्हारी अशिष्टता को सजा देने से पहले उसे संभालती हूं। 17वीं राजकुमारी झुकी। उसने हैंड सील्स बनाना शुरू कर दिया। एक अपार दबाव अचानक नीचे आ गया, जिससे अनगिनत विशेषज्ञों के भाव बदल गए। वह एक रैंक 8 सेलेस्टियल है। तुम निश्चित रूप से एक बाहरी व्यक्ति होगे। यह सुविदित है कि 17वीं राजकुमारी एक मार्शल प्रतिभा है, एक सहज रैंक 8 सेलेस्टियल जिसने 18 साल की उम्र तक पूरी तरह से जागृति प्राप्त कर ली थी। फाउंडेशन फोर्जिंग के 8वें हेवन स्टेज में उसकी कल्टिवेशन बेस के साथ उसकी शक्ति इतनी अपार है कि ग्रैंड एक्साई में लगभग हर कोई इसे जानता है, एक मूल विशेषज्ञ ने गर्व से कहा। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ा रहे थे और शून्य कांप रहा था, अनुराधा के पीछे अंतहीन हेवनली दाओ एनर्जी रून्स के एक समुद्र में घनीभूत हो गई। 8 चमकते रून्स दिखाई दिए जो सितारों की तरह लग रहे थे। उन्होंने एक अष्टकोण बनाया जो धीरे धीरे उसके पीछे घूम रहा था। दूर के दर्शकों को इस दबाव में सांस लेना मुश्किल लगा। यहां तक कि किंग्स भी धीरे धीरे पीछे हट रहे थे क्योंकि उन्हें दबाव असहनीय लग रहा था। हे भगवान, एक रैंक 8 सेलेस्टियल का प्रकटीकरण। 8 स्टार्स इल्यूमिनेट द कॉस्मोस। सदमे की चीखें गूंज उठीं। हालांकि बहुत से लोगों ने सुना था कि ग्रैंड एक्साई की 17वीं राजकुमारी एक सहज रैंक 8 सेलेस्टियल थी जिसमें अपार शक्ति थी। उन्होंने इसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। इस भयानक प्रकटीकरण को देखकर वे दहल गए। अपनी मौत का सामना करो। अनुराधा ने अचानक अपनी तलवार खींची। रोशनी की एक चौंकाने वाली किरण ने ब्लड किल हॉल के सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट पर वार किया। धमाका। ब्लड किल हॉल एक्सपर्ट के पास राघव पर हमला करना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्दबाजी में रोकते हुए वो एक बड़े स्तंभ से टकराया और उसकी बाधा के कारण वो उछला और खून की उल्टी कर दी। धत तेरे की, कितना भयंकर! राघव चौंक गया। क्या यह एक रैंक 8 सेलेस्टियल की शक्ति थी? यह वास्तव में भयानक था। ऐसा शक्तिशाली हमला सचिन जैसे एक रैंक 7 सेलेस्टियल को लगभग तुरंत मार सकता था। धिक्कार है, तुम सब मर सकते हो। किलिंग गॉड, मेरी रक्षा करो। ब्लड किल सोल कंडेंसेशन। ब्लड किल हॉल एक्सपर्ट दहाड़ा और उसके माथे पर एक छवि दिखाई दी। ये एक छोटा मानव आकृति थी जिसे जलाया जा रहा था, लेकिन उसी पल में उसकी उतार चढ़ाव वाली आध्यात्मिक युवान तुरंत शांत हो गई। हे भगवान, वो अपनी युवान स्पिरिट को प्रज्वलित कर रहा है। सदमे की चीखें गूंज उठीं। ब्लड किल हॉल के विशेषज्ञों में 2 विशेषताएं थी, उनकी हत्या करने की क्षमता और उनकी भागने की क्षमता। दोनों कौशलों में उनकी क्षमता बराबर थी। अगर वे अपने लक्ष्य को मारने में विफल हो जाते तो वे तुरंत हजारों मील दूर भाग जाते। ब्लड किल हॉल एक्सपर्ट को मूल रूप से थोड़ी सी उम्मीद थी कि वह राघव को मारने के बाद भाग सकता है। अगर वह अपने शारीरिक शरीर को छोड़ देता और एक गुप्त कला का उपयोग करता तो उसने अनुमान लगाया कि उसके युवन स्पिरिट के बचने की 30% संभावना थी।
लेकिन अब उसे योजनाएं बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो ब्लडकिल हॉल के लिए 2 खतरों को दूर करने के लिए अनुराधा और राघव को यहीं खत्म करना चाहता था। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ब्लडकिल हॉल के हत्यारे अपने किलिंग गॉड के प्रति बेहद भक्त थे। अपनी ह्यूमन स्पिरिट को प्रज्वलित करने के बाद ब्लडकिल हॉल एक्सपर्ट ने जबरन अपनी आध्यात्मिक युवान को स्थिर किया, तुरंत अपनी युद्ध शक्ति को बहाल कर दिया। उसकी तलवार ने अनुराधा की तलवार में वार किया, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ। वे दोनों पीछे हटने के लिए मजबूर थे। इस आदान प्रदान का अंत वास्तव में एक ड्रामे हुआ था, जिससे पास के सभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स चौंक गए थे। एक सहज रैंक 8 सेलेस्टियल का नाम निश्चित रूप से नकली नहीं था। राजकुमारी शक्तिशाली है, ग्रैंड एक्साई की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, आकाश को रोशनी से भर दो, ब्लडकिल हॉल के बूढ़े भूत को मार डालो। राघव ने अनुराधा के लिए जयकार करने के लिए ब्लड ड्रिंकर को ऊंचा उठाया। इस समय अनगिनत लोग इकट्ठा हो गए थे। उनमें से काफी युवा थे जो राजकुमारी की आकृति को आराधना के साथ देख रहे थे। अरे, तुम लोग मुझे चेहरा क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम सहयोग करना नहीं जानते? राजकुमारी ब्लडकिल हॉल के बूढ़े भूत को मारने के लिए जितनी ताकत से लड़ रही है, और ग्रैंड एक्साई के नागरिकों के रूप में तुम उसके लिए जयकार करने की हिम्मत भी नहीं करते। तुम किस चीज से डरते हो? खुद को शर्मिंदा करने से? चेहरा खोना? अगर तुम हर चीज से डरते हो तो तुम कल्टिवेट भी क्यों करते हो? अगर तुम इतने चिंताजनक हो तो तुम युवा भी कैसे हो? तुम्हारे यौवन की प्रेरणा, तुम्हारे गर्म खून को क्या हुआ? अगर तुम उसकी पूजा करते हो तो जोर से चिल्लाओ। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो और भी जोर से चिल्लाओ। मुझे तुम्हारी आवाजें सुनने दो, सब लोग एक साथ। राजकुमारी शक्तिशाली है, ग्रैंड एक्साई की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, आकाश को रोशनी से भर दो, ब्लडकिल हॉल के बूढ़े भूत को मार डालो। राघव ने चिल्लाया। राजकुमारी शक्तिशाली है, ग्रैंड एक्साई की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, आकाश को रोशनी से भर दो, ब्लडकिल हॉल के बूढ़े भूत को मार डालो। राजकुमारी शक्तिशाली है, ग्रैंड एक्साई की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, आकाश को रोशनी से भर दो, ब्लडकिल हॉल के बूढ़े भूत को मार डालो। राजकुमारी शक्तिशाली है, ग्रैंड एक्साई की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, आकाश को रोशनी से भर दो, ब्लडकिल हॉल के बूढ़े भूत को मार डालो। पहली बार कुछ 100 लोग साथ हो गए थे, दूसरी बार हजारों थे, और तीसरी बार जो कोई भी थोड़ा सा भी युवा था, वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्ला रहा था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि हर किसी के साथ जयकार करने से उन्हें एक अकथनीय आनंद मिलता है। युवा 17वीं राजकुमारी को पसंद करते थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। डर था कि दूसरे उन पर हंसेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। उन्हें लगा कि वे हंस का मांस खाने की कोशिश करने वाले मेंढक होंगे। लेकिन राघव जैसे एक बेशर्म साथी के नेतृत्व में उनके गले उभर आए, क्योंकि वे चिल्ला रहे थे। किसी ने किसी पर हंसा नहीं। इसके बजाय उन्हें लगा कि वे चिल्लाने में जितना अधिक प्रयास करेंगे, वे उतने ही मर्द होंगे। जयकार तेज और तेज होती गई जब तक कि उसने लगभग उनकी लड़ाई की आवाज को डुबो नहीं दिया। भीड़ के भीतर सौरभ ने युवा कल्टिवेटर्स को जितनी जोर से वे चिल्ला सकते थे चिल्लाते हुए देखा, जैसे उन्हें दबा दी गई हो। उसने इसे लगभग अकल्पनीय पाया। यहां तक कि ग्रैंड एक्साई के आरक्षित पुरुष भी इस तरह सड़कों पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। वो विश्वास नहीं कर सका। अनगिनत लोग दूर से खींचे चले आए। लड़ाई की आभा गठनों द्वारा ढकी हुई थी, जिससे इसे दूर तक फैलना मुश्किल हो गया था। लेकिन ये जयकार दूर दूर तक फैल गई। यहां तक कि 17वीं राजकुमारी अनुराधा ने भी नहीं सोचा था कि उसके पास समर्थकों को इकट्ठा करने का ऐसा महान कौशल होगा। अनगिनत जयकारों ने यहां तक कि उसके खून को भी थोड़ा गर्म कर दिया। उसने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन ब्लडकिल हॉल एक्सपर्ट ने अपनी ह्यूमन स्पिरिट को प्रज्वलित कर दिया था और अपने जीवन को ओवरड्राफ्ट कर रहा था। अनुराधा को वास्तव में धीरे धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अरे, क्या तुम सिर्फ चिल्लाने वाले हो? जल्दी करो और मदद करो। जैसे ही राघव हवा से दृश्य देख रहा था, उसे अचानक अनुराधा से एक आध्यात्मिक संदेश मिला। लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकता।
राघव हैरान था। वो ग्रैंड एक्साई की राजकुमारी थी और अनगिनत विशेषज्ञ देख रहे थे। उसने इसके बजाय उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? अगर वे दखल देते हैं तो मेरे चेहरे का क्या? जल्दी करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम उसे थोड़ा रोक सको। वो मुझे कोई बड़ी चाल चलाने नहीं दे रहा है, अनुराधा ने कहा। तुम्हें ऊर्जा जमा करने में कितना समय लगेगा? मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। मुझे बताने दो, अगर तुम मुझे मरने देती हो तो ये ग्रैंड एक्साई के लिए एक अनमिटने वाला दाग बन जाएगा। राघव ने चेतावनी दी। राघव को उम्मीद नहीं थी कि यह राजकुमारी इतनी शक्तिशाली और हठी होगी। वो वास्तव में नहीं चाहती थी कि अन्य विशेषज्ञ उसकी लड़ाई में दखल दे, लेकिन राघव भी अपने ट्रम्प कार्ड को उजागर नहीं करना चाहता था। हालांकि उनका उपयोग किए बिना एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट का सामना करना मौत को बुलावा देना होगा। शब्द बर्बाद करना बंद करो। मुझे बस तुम्हें कुछ सांसों के लिए उसे रोकने की जरूरत है। इसके अलावा तुम्हें किसी को भी यह बताने की अनुमति नहीं है कि मैंने मदद मांगी, अनुराधा ने कहा। राघव ने खुद से बुदबुदाया, ऐसा क्यों लगता है कि सारे लाभ तुम्हें मिलने वाले हैं और मैं मजबूर हूं तुम्हारी बात गुप्त रखने के लिए? ठीक है, मैं इसे बस गोपनीय रखूंगा। राघव बस ब्लड किल हॉल के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मरते हुए देखना चाहता था ताकि उसका गुस्सा निकल जाए। जहां तक अन्य लाभों का सवाल है, उसे विशेष रूप से कोई परवाह नहीं थी। डिवाइन रिंग, 4 स्टार बैटल आर्मोर। आसमान और धरती कांप उठे क्योंकि एक 4 रंगों का चक्र आकाश में ऊंचा उठा। दिव्य चक्र ने इतना ज्यादा दबाव डाला कि भवन की संरचनाएं भी उसे खत्म करने में असमर्थ थी। उसी समय राघव की आंखों में 4 तारे दिखाई दिए। उसके 108,000 अमर प्लेटफॉर्म कांपने लगे, उसे असीम ऊर्जा देने लगे। ये ऐसा था जैसे एक ड्रैगन जाग रहा हो, जैसे एक ज्वालामुखी फूट रहा हो। राघव को केंद्र में रखकर क्यूई की लहरें आकाश में उठीं। राघव अब स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर तैरते हुए एक युद्ध देवता की तरह दिख रहा था। ये कौन सी कल्टीवेशन की तकनीक है? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली, दिव्य चक्र को आश्चर्य से देखते हुए। इस पल राघव दांव से अछूता था। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों या दांव में से कोई भी उससे चिपकने में सक्षम नहीं था। यह अज्ञात था कि उसने खुद को स्वर्ग या पृथ्वी से अलग कर लिया था, या स्वर्ग और पृथ्वी ने उसे अलग कर दिया था। दूसरी चीज जिसने सफेद बालों वाले बुजुर्ग को हैरान कर दिया, वह थी राघव की हड्डियों से निकलती ये हावी होने वाली इच्छा शक्ति। वह इच्छा शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों से असंतुष्ट लगती थी और उनके माध्यम से टूटकर बाहर निकलना चाहती थी। हर कोई राघव को एक राक्षस की तरह देख रहा था। राघव ने जो प्रकटीकरण बुलाया था, वो कुछ ऐसा नहीं था जो उन्होंने कभी देखा या सुना हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राघव की शक्ति हेवनली दाउस के साथ कोई अनुनाद नहीं बना रही थी। दूसरे शब्दों में, वह एक सेलेस्टियल भी नहीं था। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मेरी चालें सिर्फ लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल होती है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं मर जाता हूं तो मैं भूत बनकर हर रात तुम्हें डराऊंगा, राघव ने अनुराधा से कहा। जैसे ही अनुराधा राघव की ऊर्जा से झटके से उछली, राघव तेजी से आगे बढ़ा। उससे एक अदम्य ऊर्जा उमड़ पड़ी, जैसे कि वह एक देवता हो जो नश्वर दुनिया में आया हो। लेकिन जब राघव की आवाज उसके सिर में गूंजी तो अनुराधा के मन में उसकी अदम्य छवि धुएं के झोंके की तरह गायब हो गई। इस तरह की बात कौन सा अजय विशेषज्ञ कहेगा? मुझे पता है, जल्दी करो, अनुराधा ने कहा। ब्लड किल हॉल के बूढ़े भूत, दुनिया के न्याय के लिए, ग्रैंड एक्साई के नागरिकों के लिए, सेंट्रल प्लेन्स में शांति के लिए, मेरे देख रहे भाइयों और बहनों के लिए, मेरे हमलों में से एक का स्वाद लो। राघव ने अपनी तलवार उठाई, एक विशाल तलवार छुरी जारी की जिसने बादलों को फाड़ दिया और फिर ब्लड किल हॉल के विशेषज्ञ पर वार किया। क्या यह हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट का स्प्लिट द हेवंस नहीं है? तो वह हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के शिष्यों में से एक था। अनगिनत लोगों ने चौंक कर चीखें निकाली। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के स्प्लिट द हेवंस के 9 रूप प्रसिद्ध थे और वे अपनी दबंग और भयंकर शक्ति के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। किसी ने भी हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के शिष्यों में से किसी को हमला करते हुए देखा होगा।
तो वह तुरंत बता सकता था कि कोई स्प्लिट द हेवंस का उपयोग कब कर रहा था। इसके विशिष्ट हरकतों के अलावा केवल स्प्लिट द हेवंस के 9 रूपों में ही आकाश के गुंबद को काटने की भयंकर इच्छा शक्ति थी। ये ऐसा था जैसे स्प्लिट द हेवंस के 9 रूप स्वर्ग के खिलाफ संघर्ष करने के लिए डिजाइन किए गए थे। अनगिनत लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि राघव कौन सी चाल का उपयोग कर रहा था। ये विशाल तलवार छुरी एक अदम्य इच्छा शक्ति के साथ नीचे गिरी। अपार युद्ध अनुभव वाले किसी व्यक्ति के रूप में राघव ने अपने वार को बेहद अच्छे समय पर किया। ये ठीक उसी समय था जब ब्लडकिल हॉल के विशेषज्ञ ने अनुराधा के साथ सीधे वार का आदान प्रदान किया था, जब उसने पहले ही अपनी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, लेकिन अभी तक दूसरे हमले के लिए और ऊर्जा जमा नहीं की थी। ब्लडकिल हॉल के विशेषज्ञ ने इस चाल को देखकर लगभग खून थूक दिया। राघव अविश्वसनीय रूप से घिनौना था। वह अपनी वर्तमान स्थिति में पलटवार भी नहीं कर सकता था, वो केवल इसे ले सकता था। धड़ाम! ब्लडकिल हॉल का विशेषज्ञ पीछे हवा में उड़ा। वो एक इमारत के अवरोध से टकराया और वापस उछला। मुंह भरकर खून थूकते हुए इसने लोगों को चौंका दिया। राघव का हमला वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि इसने इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को खून थूकने पर मजबूर कर दिया। अनुराधा के भयानक हमलों का भी ऐसा असर नहीं हुआ था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि राघव अनुराधा से भी अधिक शक्तिशाली था? वास्तव में यह चाल स्प्लिट द हेवंस का सिर्फ तीसरा रूप थी, और ये ब्लडकिल हॉल के विशेषज्ञ को हवा में भेजने में कामयाब रही क्योंकि राघव ने इसे पूरी तरह से समयबद्ध किया था। यह चाल उसे खून थूकने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह किसी भी चोट का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जिस कारण से उसने खून थूका वो पूरी तरह से गुस्से के कारण था। यह चाल बस इतनी घिनौनी थी। बच्चे, मर! अपने सीने पर खून लगे हुए ब्लडकिल हॉल का विशेषज्ञ पागल होता दिखाई दिया। एक हत्यारे के रूप में शांत दिमाग होना जरूरी था, लेकिन उसने पहले ही अपनी अधिकांश यून स्पिरिट को प्रज्वलित कर दिया था और उसकी चेतना पहले ही धुंधली होनी शुरू हो गई थी। उसकी भावनाएं गड़बड़ थी, इसलिए उसे गुस्सा दिलाना कहीं ज्यादा आसान था। अभी वो बस राघव को मारना चाहता था। वो पागल बैल की तरह जोर से दहाड़ा और राघव की ओर दौड़ा। अपनी तलवार नीचे झटका। ये तलवार पूरी तरह से साधारण दिखती थी और इसके चारों ओर कोई रुंज भी नहीं थे, लेकिन वह वास्तव में और भी भयानक था। उसकी सारी ऊर्जा संघनित हो गई थी, जैसे उसके अंदर भारी मात्रा में बारूद भरा गया हो। जब वह एक दुश्मन को काटे तो फटने का इंतजार कर रहा हो। राघव ने सूंघा और ब्लडरिंकर को सीधे ब्लडकिल हॉल के विशेषज्ञ पर भोंक दिया। ऐसा लगता था जैसे वह अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लिए एक आत्मघाती चाल का उपयोग कर रहा हो, जिससे हर कोई उछल पड़ा। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैंने अनगिनत लोगों को मारा है और मैं जीने से कब का थक चुका हूं। चलो आगे बढ़ो और साथ में मर जाओ। ब्लडकिल हॉल का विशेषज्ञ राघव के आत्मघाती धक्के के सामने हंसा। उसकी तलवार का रास्ता नहीं बदला। हालांकि लंबाई की बात आती थी तो राघव की तलवार को फायदा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसकी तलवार उसे टक्कर देती तो राघव निश्चित रूप से उसकी तलवार से बच नहीं पाता। वे निश्चित रूप से दोनों मर जाते। अनुराधा हवा में एक हाथ की मुद्राएं बनाने के बीच में थी। उसके माथे पर एक सुनहरा रून दिखाई दिया था और उसकी भयंकर तलवार क्यूई से शक्तिशाली उतार चढ़ाव फैल गए। वो अपनी अंतिम चालों में से एक की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे अभी भी और समय चाहिए था। इसलिए राघव को ऐसी चाल का उपयोग करते देखकर वो हैरान थी और अंदर ही अंदर उसे बेवकूफ कहा। अगर वह मर गया तो ग्रैंड एक्साई की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। लेकिन सिर्फ घबराने का कोई फायदा नहीं था। ठीक जैसे ही उनके 2 हथियार एक दूसरे के पास से गुजरने लगे, राघव की तलवार की नोक ने ब्लडकिल हॉल के विशेषज्ञ की तलवार के बिंदु को हल्के से छुआ। एक मुलायम ऊर्जा स्थानांतरित हुई। ब्लडकिल हॉल के विशेषज्ञ का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऊर्जा पर राघव का नियंत्रण इतने भयानक स्तर तक पहुंच गया होगा। उसकी अविश्वसनीय रूप से भयंकर शक्ति तुरंत कोमल बनने के लिए बदल गई। मुलायम शक्ति ने उसकी तलवार को किनारे कर दिया बिना उसकी तलवार की ऊर्जा को फटने दिए। अब वह पूरी तरह से खुला था
और अभी भी राघव की ओर बढ़ रहा था। बेवकूफ, कौन तुम्हारे साथ मरेगा, दफा हो जाओ। धप। ब्लड किल हॉल के विशेषज्ञ की तलवार को एक तरफ करने के बाद राघव ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। वो एक टूटते तारे की तरह पीछे हवा में उड़ा। जिस दिशा में उसे थप्पड़ मारा गया था वह ठीक अनुराधा की ओर थी। उसने अभी अभी अपनी चाल की तैयारी पूरी की थी और ये ऐसा था जैसे राघव जानबूझकर उसे उसके पास भेज रहा था। सोरिंग क्लाउड डेथ ब्लो। अनुराधा की तलवार नीचे झटकी। कोई तलवार रोशनी नहीं थी। लोग केवल अंतरिक्ष में एक काला दरार दिखाई देते थे। ब्लड किल हॉल का विशेषज्ञ काले दरार से टकराया और तुरंत फूट गया। हवा में बिखरी धूल से ज्यादा कुछ नहीं बना, यहां तक कि उसका ह्यूमन स्पिरिट भी मारा गया। कितनी अजीब शक्ति है। राघव ने इसे साफ देखा। उसकी तलवार के भीतर समाहित ऊर्जा कुछ ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जैसे कुछ भी इसके रास्ते को रोक नहीं सकता था। यहां तक कि ब्लड किल हॉल के विशेषज्ञ का किंग आइटम भी टूट गया। लेकिन अनुराधा की आंखें इस चाल का उपयोग करने के बाद तेजी से धुंधली हो गई। हालांकि वह रोशनी जल्दी से ठीक हो गई। राघव जानता था कि उसने इस चाल का उपयोग करने के लिए एक भारी कीमत चुकाई थी। वह सिर्फ ठीक होने का ढोंग कर रही थी। राजकुमारी महान और दबंग है। मुझे अभी भी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं राजकुमारी को खाने पर ले जाऊंगा, राघव ने कहा जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा। रुको, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? अनुराधा ने राघव को उत्सुकता से देखा। उसे पूरे समय लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब उसे इतनी जल्दी जाना चाहते हुए देखकर वो और भी निश्चित हो गई कि कुछ गड़बड़ है। राजकुमारी, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इसके बदले मुझे खाने पर ले जाना चाहती हो? मैं तुम्हारी दयालुता को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने अभी खाया है, इसलिए चलो कोई और दिन चुनते हैं। उस समय मैं तुम्हारे ग्रैंड एक्साई के आतिथ्य का ठीक से आनंद लूंगा, राघव ने कहा। राघव उसके करीब नहीं जाना चाहता था। वह ऐसी नहीं लगती थी जिसके साथ तालमेल बिठाना आसान हो। हालांकि उसके छोटे डबलर चेहरा और पढ़ने की कलाएं केवल दूसरों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। वो एक नजर में एक व्यक्ति के सामान्य चरित्र को बता सकता था। यह महिला शायद नेहा से भी अधिक हठी थी। खुद को यातना देने का कोई फायदा नहीं था। यहां क्या हो रहा है? तुम बिना कुछ कहे बस जाना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देने की जरूरत है? अनुराधा राघव को जाने नहीं देना चाहती थी। उसने चारों ओर देखा और फिर जमीन पर गिरे हुए सुरंग से हुए खंडहरों की ओर इशारा किया। वह राघव को जांच के लिए ले जाना चाहती थी। उसे लगातार लग रहा था कि राघव के बारे में कुछ अजीब है, लेकिन वह ठीक से ये पता नहीं लगा पा रही थी कि क्या है। हालांकि ब्लड किल हॉल का सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ उसके द्वारा मारा गया था, फिर भी वो अंदर से असहज महसूस कर रही थी। इसलिए वो राघव को रोकने के लिए एक बहाना ढूंढना चाहती थी। हालांकि उसने अपना अधिकांश समय कल्टीवेशन में बिताया था और सामाजिक रूप से कुशल नहीं थी, और इसलिए उसने उस चीज का उपयोग किया जिसके साथ वह सबसे अधिक आरामदायक थी। एक राजकुमारी के रूप में उसकी स्थिति राघव को जवाबदेह ठहराने के लिए, समझाने के लिए क्या है। मुझे ब्लड किल हॉल का गढ़ मिला और ग्रैंड एक्साई के सम्मान के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें भड़काया, उनसे इतना बड़ा हंगामा करवाया ताकि तुम आकर उन्हें पकड़ सको। क्या उसमें कुछ गलत था? राघव ने कंधे उचकाए। लेकिन तुम रिपोर्ट कर सकते थे और हम वहां से इसे संभाल सकते थे, अनुराधा ने तर्क दिया। राजकुमारी, क्या तुम मजाक कर रही हो? चूंकि ब्लड किल हॉल ने ग्रैंड एक्साई की राजधानी के ठीक भीतर काम करने की हिम्मत की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने खुद को तैयार नहीं किया होगा? उनके पास अनगिनत बाहरी कार्यकर्ता है। तुम्हारे यहां आने के रास्ते में तुम्हारे गुजरने वाले फेरी वालों के बीच उनकी कितनी आंखें। जब तक तुम्हारे लोग पहुंचेंगे वे कब के भाग चुके होंगे। मेरा तरीका ही एकमात्र सही विकल्प था। राघव ने सिर हिलाया। राघव के तर्कों से अनुराधा के कानों तक लाल हो गई थी। वो राघव को बातचीत में हराने में असमर्थ थी और उसने गुस्से से कहा, मुझे परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हमारे साथ वापस आना होगा।
बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे पूछताछ करनी है। राघव खुद को अवाक होने से रोक नहीं पाया। अब उसके मुंह से ऐसे पूरी तरह से अतार्किक शब्द भी निकले। ठीक इसी पल लोगों का एक समूह आगे बढ़ा, जिसमें सौरभ सबसे आगे था। तो आप ही विश्व प्रसिद्ध राघव होंगे, क्या मैं सही हूं? राघव? सौरभ के पास अब खुद को प्रकट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अपनी इस छोटी बहन को सबसे अच्छी तरह समझता था। उसका और उसका पिता एक था, लेकिन मां अलग थी। अगर उसने उसे ऐसे ही जारी रखने दिया तो पता नहीं वो खुद को कितना और शर्मिंदा करेगी। वह तेजी से बाहर आया और राघव के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मैं खुद को विश्व प्रसिद्ध कहलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? इस आदमी को देखकर राघव का दिल दहल गया। उसे लगा कि यह भी एक बेहद डरावना शख्स है। इसके अलावा उसके साथ दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ अंगरक्षक के रूप में थे। जहां तक आंखें बंद करके बैठे बुजुर्ग की बात थी। हालांकि उनकी कोई आभा बाहर नहीं निकल रही थी, फिर भी राघव को महसूस हो रहा था कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद जुआन मास्टर के स्तर तक पहुंच चुका है। इतनी भयानक जमात देखकर राघव हैरान रह गया। ये सचमुच में दबंग था। सौरभ ने कहा, यह विनम्र आत्मा ग्रैंड एक्साई का इतनी सारी बातों का क्या मतलब है? वह ग्रैंड एक्साई का 8वां राजकुमार। सौरभ मेरा बड़ा भाई है, जल्दी करो और हमारे साथ चलो। अनुराधा ने उन्हें शिष्टाचार में समय बर्बाद करते देख अधीरता से कहा। अनुराधा के टोकने पर सौरभ ने अटपटाते हुए कहा, खांसी, राघव, बात करने से पहले हम जगह बदल ले तो कैसा रहेगा? ये जगह ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। चूंकि सौरभ मुझे आमंत्रित कर रहे हैं तो मैं मना करने की हिम्मत नहीं करूंगा। राघव मुस्कुराया। यह सौरभ ज्यादा मिलनसार लग रहा था। उसकी हर गतिविधि परिष्कृत और सहज थी। राघव को लगा कि इस आदमी के साथ बात करना अनुराधा जैसी जिद्दी औरत की तुलना में ज्यादा आसान होगा, इसलिए उसने खुशी खुशी सहमति दे दी। राघव को इतनी जल्दी सौरभ का निमंत्रण स्वीकार करते देख अनुराधा का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। राघव ने उसे जरा भी तवज्जो नहीं दी थी। वह नाराज हुई और बस भड़कने ही वाली थी। अपनी छवि का ध्यान रखो, बुजुर्ग ने अचानक त्योरी चढ़ाई और बर्फीली आवाज में मुंह खोला। इस बुजुर्ग का ओहदा बेहद खास था। यहां तक कि जिद्दी 17वीं राजकुमारी ने भी तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने मुंह फुलाया और उसकी आंखें लाल हो गई। वह दुखी अभिव्यक्ति ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी रोने लगेगी। राघव, चलिए मेरे विनम्र घर वापस चलते हैं, सौरभ ने जल्दी से कहा। सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों में से एक ने हाथ हिलाया और आसपास की इमारतों में से एक ने रोशनी की लहर छोड़ी जिसने उन सबको ढक लिया। वे दर्शकों की नजरों से गायब हो गए। राघव और बाकी लोग अभी गए ही थे कि मजदूर नुकसान की सफाई के लिए आ गए। दर्शक तितर बितर हो गए, लेकिन आज 17वीं राजकुमारी की सुंदरता और शक्ति देखने के अलावा उन्हें एक और नाम के बारे में पता चला। राघव, एक ऐसा राक्षस जो सेलेशियल भी नहीं था, फिर भी उसमें अविश्वसनीय युद्ध क्षमता थी। राघव को एक खुले फूलों के बाग में लाया गया। यहां हर तरह के दुर्लभ फूल उग रहे थे। उनकी खुशबू हवा में फैल रही थी। एक मंडप में महल की नौकरानी के कपड़े पहने 4 युवतियां चुपचाप खड़ी थी, लेकिन ये नौकरानियां वास्तव में फाउंडेशन फोर्जिंग दायरे तक पहुंच चुकी थी। जल्दी से कुछ शराब और खाना तैयार करो, राष्ट्रीय भोज के स्तर का हो, सौरभ ने नौकरानियों से कहा। ऐसी बात सुनकर वे चौंक गई, लेकिन वे जल्दी से चली गई। सौरभ के साथ आए अंगरक्षकों को भी छुट्टी दे दी गई। मास्टर, आप क्यों नहीं रुकते और कुछ प्याले पीते हैं? हमें साथ में पिए हुए बहुत समय हो गया है, सौरभ ने आदरपूर्वक कहा। मुझ जैसा बूढ़ा आदमी नौजवानों की महफिल में शामिल नहीं होगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बिना किसी स्थानिक उतार चढ़ाव के गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे वह बस आकाश और पृथ्वी में समा गए हों। हम्फ, आखिरकार वह चले गए। अनुराधा तुरंत एक ऐसे पंछी की तरह खुश हो गई जो लंबे समय से अपने पिंजरे में फंसा था और आखिरकार आजादी पा चुका था। उसने तुरंत राघव के लिए चीजें मुश्किल करना शुरू कर दिया। राघव, मैं जानना चाहती हूं
कि जब मैंने तुम्हें आमंत्रित किया तो तुमने आने से क्यों मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किया तुम तुरंत मान गए। अनुराधा ने राघव को घूर कर देखा। उसने एक सही स्पष्टीकरण की मांग की। राघव के कामों ने उसे साफ तौर पर नाराज कर दिया था, और अब जब बुजुर्ग चले गए थे वो एक बार फिर ढीठ हो गई थी। अनुराधा, मुसीबत खड़ी मत करो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं हमारे शाही पिता को तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सौरभ ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही थी। तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम सब बुरे आदमी हो जो मुझे धमका रहे हो। राघव ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अनुराधा वास्तव में रोना शुरू कर देगी। वो हक्का बक्का रह गया। राघव की हक्की बक्की अभिव्यक्ति देखकर सौरभ शर्मिंदा हो गया। अनुराधा उसकी छोटी बहन थी, और यहां तक कि बचपन में भी वो उसके साथ सबसे ज्यादा घुल मिल जाती थी। वो अक्सर नखरे करती थी, और जो कुछ भी होता था वो हमेशा उससे उसके लिए खड़ा होने के लिए कहती थी। वो सचमुच उससे प्यार करता था और उसे लाड करता था। अनुराधा, तुम पहले ही इतनी बड़ी हो चुकी हो। तुम ऐसे काम करती नहीं रह सकती। सौरभ हताश था। अब जब मैं बड़ी हो गई हूं तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? हमारे शाही पिता मुझसे प्यार नहीं करते, शाही मां मुझसे प्यार नहीं करती, और अब तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। ये सबसे दर्दनाक बात है। अनुराधा का चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था। उसे देखकर सचमुच किसी का भी दिल पसीज जाता। ठीक है, बस करो। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। रोना बंद करो। सौरभ ने अनुराधा की पीठ थपथपाई। लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ इतने बुरे हो। कह रहे हो कि तुम मेरी शिकायत कर दोगे। ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं बनूंगा। ये बड़े भाई की गलती है। ठीक है, सौरभ ने असहायता से कहा। सच में? ही, मुझे पता था कि बड़ा भाई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। राघव, मैं जानना चाहती हूं कि तुमने मेरा निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही बड़े भाई ने आमंत्रित किया तुम तुरंत आ गए।